तुगलक वंश। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1414 तक राज किया। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक, जिसने अपने को गयासुद्दीन तुगलक के रूप में पेश किया, वो मूल रूप से तुर्क भारतीय था, जिसके पिता तुर्क और माँ हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली के आसपास एक नया नगर तुगलकाबाद बसाया। कुछ इतिहासकार जैसे विंसेंट स्मिथ के अनुसार वह अपने पुत्र जुना खान द्वारा मारा गया, जिसने 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। जुना खान ने स्वयं को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम के साथ पेश किया और 26 सालों तक दिल्ली पर शासन किया। उसके शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर रहा, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान था और उसे कुरान, फिक, कविता और अन्य क्षेत्रों की व्यापक जानकारी थी। वह अपने नाते रिश्तेदारों वजीरों पर हमेशा संदेह करता था, अपने हर शत्रु को गंभीरता से लेता था। कई ऐसे निर्णय लिए जिससे आर्थिक क्षेत्र में उथल पुथल हो गया। उदाहरण के लिए उसने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्कों को ढलवाने का आदेश दिया। यह निर्णय असफल साबित हुआ क्योंकि लोगों ने अपने घरों में जाली सिक्कों को ढालना शुरू कर दिया और उसे अपना जजिया कर चुकाने लगे। एक अन्य निर्णय के तहत उसने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र देवगिरी स्थानांतर कर दिया और उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलाबाद रख दिया। दिल्ली के लोगों को दौलाबाद स्थानांतर होने के लिए जबरन दबाव डाला। जो दिल्ली से निकले उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। राजस्थान स्थानांतरित करने का निर्णय गलत साबित हुआ क्योंकि दौलताबाद एक सूखा क्षेत्र था, जिसके कारण वहां पर जनसंख्या के अनुसार पीने का पानी बहुत ही कम था। राजधानी को फिर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक के इस आदेश के कारण बड़ी संख्या में आए दिल्ली के मुसलमान दिल्ली के वापस नहीं लौटे। मुस्लिमों के दिल्ली छोड़कर मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ 1327 ईस्वी में विद्रोह शुरू हो गए। यह लगातार जारी रहे, जिसके कारण उसके सल्तनत का भौगोलिक क्षेत्र पर सिकुड़ गया। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जो दिल्ली के सल्तनत द्वारा होने वाले आक्रमणों का मजबूत से प्रतिकार करने लगा। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन पर आक्रमण करने का आदेश दिया और अपनी सेनाओं को हिमालय पर्वत से गुजरने का आदेश दिया। इस यात्रा में कुछ ही सैनिक जीवित बच पाए। जीवित बचकर लौटने वाले सैनिक असफल होकर लौटे। उसके राज्य में 1329-32 के दौरान उसके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए जाने के निर्णय के कारण राजस्व की भारी क्षति हुई। उसने इस नुकसान का पूरा करने के लिए करों में भारी वृद्धि की। 1338 में उसके अपने भतीजे ने मालवा में बगावत कर दी, जिस पर उसने हमला किया और उसकी खाल उतार दी। 1339 से पूर्वी भागों में मुस्लिम सूबेदारों ने और दक्षिण भागों से हिंदू राजाओं ने बगावत का झंडा बुलंद किया और दिल्ली सल्तनत से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के पास इन बगावत से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे, जिससे उसका साम्राज्य सिकुड़ता गया। इतिहासकार वॉलफोर्ड ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत को सर्वाधिक अकाल झेलने पड़े जब उसने ताम्र धातुओं के सिक्के का परीक्षण किया। 1347 में बहमनी साम्राज्य सल्तनत से स्वतंत्र हो गया और सल्तनत के मुकाबले दक्षिण एशिया में एक नया मुस्लिम साम्राज्य बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में गुजरात के उन लोगों के पकड़ने के दौरान हो गई जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत की थी। उसका उत्तराधिकारी फिरोजा शाह तुगलक, जिसने अपने साम्राज्य की पुराने क्षेत्रों को पाने के लिए 1359 में बंगाल के खिलाफ 13 महीने का युद्ध आरंभ किया, परंतु फिर भी बंगाल दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं हो पाया। फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने राज्य में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए व अकाल को रोकने के लिए यमुना नदी से एक सिंचाई हेतु नहर बनवाई। एक शिक्षित सुल्तान के रूप में उसने अपना एक संस्मरण लिखा। इस संस्मरण में उसने लिखा कि उसने अपने पूर्वजों के उलट अपने राज्य में यातना देना बंद कर दिया है। अपने संस्मरण में उसने अपनी उपलब्धियों के रूप में लिखा है कि उसने बहुत से हिंदुओं को सुन्नी इस्लाम धर्म में दीक्षित किया है और उन्हें जजिया कर व अन्य करों से मुक्त प्रदान की।
जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया है उनका उसने भव्य स्वागत किया है। उसके साथ ही उसने सभी तीनों स्तरों पर करों पर जजिया को बढ़ाकर अपने पूर्ववर्तियों के उस फैसले पर रोक लगा दिया है जिन्होंने हिंदू ब्राह्मण को जजिया कर से मुक्ति दी थी। उसने व्यापक स्तर पर अपने अमीरों व गुलामों की भर्ती की। फिरोज शाह के काल में यातना की कमी तथा समाज के कुछ वर्गों के साथ किए जा रहे पक्षपात के खत्म करने में रूप में देखा गया, परंतु समाज के कुछ वर्गों के प्रति असहिष्णुता और उत्पीड़न में बढ़ोतरी भी हुई। फिरोज शाह की मृत्यु के अराजकता और विघटन को जन्म दिया। इस राज्य के दो अंतिम शासक थे, दोनों ने अपने को सुल्तान घोषित किया और 1339 और 1397 तक शासन किया, जिसमें से एक महमूद तुगलक था जो कि फिरोज शाह तुगलक का बड़ा पुत्र था। उसने दिल्ली से शासन किया। दूसरा सुल्तान नुसरत शाह था जो कि फिरोज शाह तुगलक का ही रिश्तेदार था। उसने फिरोजाबाद पर शासन किया। दोनों संबंधियों के बीच युद्ध तब तक चलता रहा जब तक तैमूर लंग का 1398 में भारत पर आक्रमण नहीं हुआ। तैमूर, जिसे पश्चिम साहित्य में तैमूर लैन भी कहा जाता है, समरकंद का एक तुर्क सम्राट था। उसे दिल्ली में सुल्तानों के बीच चल रही जंग के बारे में जानकारी थी, इसलिए उसने एक सुनियोजित ढंग से दिल्ली की ओर कूच किया। उसके कूच के दौरान 1 लाख से 2 लाख के बीच हिंदू मारे गए थे। तैमूर का भारत पर शासन करने का उद्देश्य नहीं था। उसने दिल्ली को जमकर लूटा और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। 5 दिनों तक उसकी सेना ने भयंकर नरसंहार किया। इस दौरान उसे भारी मात्रा में संपत्ति, गुलाम व औरतों को एकत्र किया और समरकंद वापस लौट गया। पूरी दिल्ली सल्तनत में अराजकता और महामारी फैल गई। सुल्तान महमूद तुगलक तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात भाग गया। आक्रमण के बाद वो फिर से वापस आया और तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ। कई गुटों के हाथों की कठपुतलियां बना रहा। सैयद वंश का शासनकाल 14 से 1414 से 51 तक चला। सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 14 से 51 तक शासन किया। तैमूर पर आक्रमण लूट ने दिल्ली सल्तनत को बदमाशों में छोड़ दिया था। सैयद वंश के शासन के बारे में बहुत कम जानकारी है। इतिहासकार एमरी शिमेल राजवंश के पहले शासक को खर्ज खान के रूप में कहा जाता है, जिन्होंने तैमूर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने की शक्ति ग्रहण की। दिल्ली के पास के लोगों ने उन पर सवाल उठाए। उनका उत्तराधिकारी मुबारक खान था, जिन्होंने खुद को मुबारक शाह के रूप में नाम दिया था। पंजाब में जो खोए राज्य हुए फिर से हासिल करने की कोशिश की और असफल रहे। सैयद वंश पूरी शक्ति के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर और इस्लाम के इतिहास में गहरा परिवर्तन हुआ। और शमील के अनुसार इस्लाम का पहला प्रमुख सुन्नी संप्रदाय बहुत ही कमजोर था। शिया गुलाम जैसे वैकल्पिक मुस्लिम संप्रदाय इस्लाम संस्कृति के नए प्रतिस्पर्धा केंद्रों ने दिल्ली से परे जड़ें निकाली। सैयद वंश को 1451 में लोधी राजवंश द्वारा विस्थापित किया गया था। हम अगले वीडियो में लोधी वंश के बारे में जानें, जो अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।